हाँ, पहले वाला भेज दिया है। ओके, मेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है ना? आवाज़ वगैरह और स्क्रीन वगैरह सही दिखाई दे रहा है? ओके, इसके बारे में हम लोग देखा था, तो मैं बताया था कि जब कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो इस चीज़ को मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। या हम लोग पढ़ सकते हैं कि मेटा कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन itself. It involves the exchange of information about how to interpret, process और अंडरस्टैंड ए पर्टिकुलर मैसेज। जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं कि हम लोग जो है अपनी आगे की बातों को जो है ऐसे करेंगे, मैं ये बोलूँगा तुमको ये समझना है, मैं ये बोलूँगा तो ये समझना है। ये सब क्या आता है? मेटा कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। किसी लैंग्वेज को तैयार करना, किसी लैंग्वेज के डिक्शनरी को तैयार करना, किसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को तैयार करना, ये सब मेटा कम्युनिकेशन की चीज़ों में आते हैं। तो ये हमको याद रखना है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है? क्लेरिफिकेशन, कोई अगर कोई चीज़ बोलता है तो उसको क्लेरिफाई जब कोई करता है तो वो जो है मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सिटिंग कॉन्टेक्स्ट, किसी को जो है ऑलरेडी पहले से जो है कॉन्टेक्स्ट बताना कि हम लोग जो है इस संदर्भ में बात करने वाले हैं, वो भी जो है कम्युनिकेशन मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। चेकिंग अंडरस्टैंडिंग, किसी से बात करने से पहले थोड़ा सा जांच परख करना कि जो हम बात करने वाले उससे वो समझता है या नहीं उसके बारे में, तो ये भी जो है। या बात ख़त्म होने के बाद किसी से पूरे बात का निचोड़ जानने की कोशिश करना, ये भी जो है मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एक्सप्रेसिंग इमोशन आर टोन, ये भी जो है मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। आई एम सेइंग दिस इज विथ कंसर्न नॉट क्रिटिसिज्म। नेगोशिएटिंग मीनिंग, किसी बात का मतलब समझना, वो भी जो है मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद इसके क्या क्या काम है मेटा कम्युनिकेशन के? मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग कम्युनिकेशन, स्टेबलाइजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रेम, क्लेरिफाइंग इंटेंशंस, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिपोर्ट्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये सब जो है इसके काम है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, आगे हम लोग को देखना है मैक्सिम ऑफ कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन। मैक्सिम ऑफ कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, मैक्सिम का मतलब सबको पता होगा, जस्ट लाइक प्रिंसिपल्स या सिद्धांत इसको बोलते हैं मैक्सिम को। तो कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग ध्यान रखेंगे कि कम्युनिकेशन के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो होने चाहिए। ये जो है मैक्सिम ऑफ कन्वर्सेशन, ये बनाया गया है फिलोसफर HP ग्रीस के द्वारा। इनका नाम हम लोग याद रखेंगे कि मैक्सिम ऑफ कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन को किसने दिया है? फिलोसफर HP ग्रीस के द्वारा दिया गया है। प्रिंसिपल्स दैट गाइड इफेक्टिव एंड कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन, दीज मैक्सिम fall under the broader cooperative principles which suggest that participants in a conversation typically work together to achieve mutual understanding। मतलब कि किसी भी कम्युनिकेशन के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबको एक साथ जो है काम करना पड़ता है और कम्युनिकेशन में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ता है। द मैक्सिम आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स: क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन एंड मैनर। ये 4 प्रकार के मैक्सिम होते हैं। इससे जो है क्वेश्चन हम लोगों ने किया था शायद, तो अभी हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि 4 प्रकार के मैक्सिम कौन कौन से होते हैं। द मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब है कि किसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो अपने बात को किसी दूसरे को समझाने के लिए जितने मात्रा में मैसेज की आवश्यकता है, जितनी मात्रा में हमें बात करने की आवश्यकता है, वो हमेशा जो है सुफिशियंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का वो हमको प्रोवाइड कराना चाहिए। प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द पर्पज ऑफ कन्वर्सेशन। दूसरा है कि डू नॉट मेक योर कंट्रीब्यूशन मोर इंफॉर्मेटिव देन इट रिक्वायर,
आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं प्रोवाइड कराना चाहिए हमको, आवश्यकता से कम भी नहीं प्रोवाइड कराना चाहिए। दूसरा है कि मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी सबको पता होगा कि जिस क्वालिटी की बात हमको बतानी है उसके हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। जैसे कि डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स, मतलब आपको वो चीज़ें नहीं कहनी है जो आपको लगता है कि गलत है। दूसरा है कि डू नॉट से दैट फॉर विच यू लैक एडिक्वेट एविडेंस, जिसके प्रति आपके पास सबूत कम होंगे वो चीज़ें आपको कहने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी है। मैक्सिमम ऑफ रिलेशन का मतलब है कि जिस टॉपिक से हमको बात करना है उस टॉपिक से रिलेटेड ही हम बात करें, जिसको हम लोग रिलेवेंट बोलते हैं। इसको हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कम्युनिकेशन के। दूसरा है कि मैक्सिमम ऑफ मैनर, ए वाइड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यूज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ए वाइड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब है कि जो भी चीज़ें हम लोग बोलें एकदम सटीक बोलें, उसका एक से अधिक ऐसा कोशिश करें कि उसका दो से अधिक या एक से अधिक मतलब न निकल सके। दूसरा है कि ब्रीफ, हमेशा जो है अपने आप को कंसाइज करने की कोशिश करना चाहिए, कितने कम वर्ड में जो है अपने आप को हम किसी के सामने प्रेजेंट कर दें। बी ऑर्डरली, मतलब कि सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहिए, एक सीक्वेंस में जो है लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के मैक्सिमम ऑफ कन्वर्सेशन थे। इससे क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2016 जून वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लियर है? बताइए। ओके, क्वालिटी, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमको किसी पर्पज़ से किसी को कोई चीज़ अगर बात बतानी है या किसी पर्पज़ से किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो वहाँ हमें जो है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी का जो है ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें वो बातें नहीं करनी चाहिए जो हमें लगता है कि गलत है या जो लगता है कि इसे गलत आसानी से साबित किया जा सकता है। हमेशा जो है अपनी क्वालिटी के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए, सही बात कोई बोला जाना चाहिए और वो बातें बोलनी जानी चाहिए जिससे कि हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो सके। दूसरा है कि डू नॉट से दैट विच यू लैक ऑफ एडिक्वेट एविडेंस, मतलब कि कोई भी ऐसी बात हमको किसी के साथ जो है नहीं करनी चाहिए जिससे लेके हमारे पास जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं या एविडेंस जो हैं उसकी कमी है। ऐसे जो है हमारा आर्गुमेंट जो है वीक हो जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। लोग हमें फिर बाद में जो है सुनना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? इसके बाद आगे है फैक्टर डिटरमाइन मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन के बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं? पहला लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। लिंग्विस्टिक फैक्टर का मतलब है कि वर्ड चॉइस एंड सिंटैक्स, ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, ये पहला फैक्टर है जो किसी कम्युनिकेशन के बिहेवियर को डिफाइन करता है। दूसरा है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक का मतलब कोई समझता है? पैरालिंग्विस्टिक का पैरालिंग्विस्टिक का मतलब है कि हाँ, लहजा। पैरालिंग्विस्टिक में टोन ऑफ वॉइस, पिच, वॉल्यूम, एनोसेशन कैन कन्वे इमोशन एंड एटीट्यूड, स्पीच रेट, मतलब कि बोलने की जो दर है हमारी वो कितनी तेज़ होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, पॉजेज एंड साइलेंस, कब हमको किस सेंटेंस के बाद कितना रुकना है, कितने देर हमको चुप होने के बाद अगला सेंटेंस जो है कहना है। ये सब क्या है? पैरालिंग्विस्टिक की चीज़ें होती हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक, एक होता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक में हमारा जो है बॉडी लैंग्वेज जितने आते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग पैरालिंग्विस्टिक के अंदर जो है वो डालते हैं। ठीक है। नॉन वर्बल फैक्टर्स, इसमें बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट क्यू टू मीनिंग, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आई कांटेक्ट जो है हमारा प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया था या आगे करेंगे अभी शायद? ओके, आगे करेंगे।
प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है कि दो लोग, हाँ प्रॉक्सिमिक्स एक क्वेश्चन में आया था, आगे हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे कि प्रॉक्सिमिक्स का जनरली मतलब क्या होता है कि सामीप्य इसका हिंदी होता है कि अगर दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन जैसी है, जिस क्वालिटी का कम्युनिकेशन है उनके बीच जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर कैन सिग्नल इंटीमेसी, एग्रेशन, फॉर्मेलिटी, ये सब जो है प्रॉक्सिमिक्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का मतलब होता है टच एंड फिजिकल कांटेक्ट कैन कन्वे सपोर्ट, एग्रेसेशन एंड अफेक्शन। मतलब कि बात करते दौरान जब अब हमको लगता है कि इनको इस बात पे हमको सामने वाले को टच करके बात करनी है या फिजिकल टच की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हम लोग हैप्टिक बोलते हैं। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर क्या है? सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये तीन जो है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इंडिविजुअल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है किसी प्रकार के कम्युनिकेशन में अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल कुछ फैक्टर जो है काम कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन एंड मूड, कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये सब जो है इंडिविजुअल फैक्टर हैं। मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशन, ये सब जो है इंडिविजुअल फैक्टर हैं। सोशल एंड रिलेशनल फैक्टर जो है पावर डायनेमिक, ट्रस्ट, सपोर्ट, ग्रुप डायनेमिक्स, ये जो है सोशल एंड रिलेशनल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल इन्वायरमेंट, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, रिटर्न एंड डिस्टर्ब, ये सब जो है हमारे कम्युनिकेशन के बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है सबको इसमें? बताइए किसी पॉइंट में किसी को कोई डाउट? ओके, आगे हम लोग देखते हैं प्रॉक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब मैंने बताया कि दो लोगों के बीच में, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसी को हम लोग प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। प्रॉक्सिमिक्स ये टर्म कॉइन्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टी हॉल, एडवर्ड टी हॉल के द्वारा जो है ये वर्ड दिया गया था। रेफर्स टू स्टडी टू हाउ पीपल यूज स्पेस एंड डिस्टेंस इन द कम्युनिकेशन। It examines the physical distance between the individuals when they interact and how the distance affect the communication and social interaction. Proxemics is an important aspect of non-verbal communication that varies significant across the different cultures. जैसे कि बात किया जा रहा है कि पर्सनल स्पेस जोन्स कौन कौन से होते हैं, इसमें बोला गया है कि पर्सनल स्पेस जोन्स में पहला है इंटीमेट डिस्टेंस। इसमें जो है दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच जो है डिस्टेंस जो है 0 से लेकर 18 इंच के बीच होती है। जो अगर कोई कपल एक दूसरे से बात कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन वाले एक दूसरे से अगर कोई बात कर रहा है तो उसको हम लोग इसमें रखते हैं। पर्सनल डिस्टेंस 18 इंच से लेकर 4 फीट के बीच में होता है। दिस स्पेस इज यूज टू कन्वर्सेशन विथ द फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस। इट अलाउज द पर्सनल इंटरेक्शन वाइल द मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस 4 से 12 फीट के बीच में होता है। दिस डिस्टेंस इज अप्रोप्रिएट टू फॉर्मल इंटरेक्शन एंड सोशल गैदरिंग। जब मीटिंग वगैरह होता है या कहीं लोग इकट्ठा होते हैं तो उस समय जो है ये डिस्टेंस का यूज किया जाता है। पब्लिक डिस्टेंस जो होता है 12 फीट से लेके बियॉन्ड आगे तक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबको क्लियर है। अब इसमें सबको पता होगा कि डिस्टेंस क्लोज या दूर होने से जो है कम्युनिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर दो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं या क्लोज रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए जो है डिस्टेंस एकदम क्लोज होना चाहिए। अगर दो नॉर्मल फ्रेंड हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस 18 इंच से जो 4 फीट के बीच में होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का मतलब है कोई अगर किसी से नॉर्मल मीटिंग वगैरह करता है तो उनके बीच डिस्टेंस जो है 4 फीट से लेकर 12 फीट के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि एक कमरे के अंदर। पब्लिक डिस्टेंस में क्या है कि 12 फीट से ऊपर आगे जो है बियॉन्ड तक, जितने दूर तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे यही सब सारी चीज़ें जो है लिखी गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं प्रॉक्सिमिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं।
तो सबसे पहला कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स को हम लोग देख सकते हैं कि अगर दो कपल ही हैं या दो रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके कल्चर में ऐसा कल्चर नहीं है कि वो आसपास रह के या पास पास रह के बात कर सकते हैं, तो वहाँ जो है ये प्रॉक्सिमिक्स को जो है अफेक्ट करेगा। कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप, अभी वही बात किया गया कि जैसा लोगों के साथ रिलेशन होगा उसके हिसाब से प्रॉक्सिमिसी जो है वो डिटरमाइन होती है। इंडिविजुअल प्रेफरेंस का मतलब है कि एक व्यक्ति की अपनी क्या पसंद है उसके हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करता है। प्रॉक्सिमिक्स एंड कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यूब, पावर डायनेमिक्स एंड कंफर्ट एंड ट्रस्ट। प्रॉक्सिमिक्स का कम्युनिकेशन में क्या जो है इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को यहाँ बताया गया है कि नॉन वर्बल क्यूज जो है देने में हमारे आसानी होती है। पावर डायनेमिक्स मतलब कि द यूज ऑफ स्पेस कैन रिफ्लेक्ट रीइंफोर्स पावर डायनेमिक्स इन द प्रोफेशनल सेटिंग। हायर स्टेटस इंडिविजुअल में कमांड मोर पर्सनल स्पेस एंड देयर फिजिकल पोजिशनिंग कैन एसेट डोमिनियंस एट कंट्रोल। कंफर्ट एंड ट्रस्ट, ये जो है प्रॉक्सिमिक्स के द्वारा जो है बिल्ड किया जाता है कि अगर कोई दो लोग आपस में बात करें उनके बीच की दूरी डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगी, इसका मतलब कि वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्ट हैं और एक दूसरे के साथ जो है अधिक से अधिक जो ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर जो अधिक से अधिक ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? बताइए। ओके, फिर से वही नॉन वर्बल प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर, गेस्चर, मूवमेंट, ये सब जो है नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस हैं कम्युनिकेशन के अंदर। फेशियल एक्सप्रेशन में आई कांटेक्ट, स्माइलिंग, माइक्रो एक्सप्रेशंस जो है ये सब नॉन वर्बल प्रैक्टिस हैं कम्युनिकेशन के। गेस्चर, प्रॉक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज, अपीयरेंस, क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब है कि इसको भी हम लोग याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है क्रोनेमिक्स का, हालांकि आज ही के में आपको देखने को मिला होगा। यूज ऑफ टाइम। क्रोनेमिक्स का मतलब है कि कौन सी बात किस समय करनी है, मतलब कि एकदम सटीक। हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि एकदम सटीक समय पे ये सही जवाब देता है या एकदम इसका जो है सही समय पे सही बात बोलता है, तो वो है क्रोनेमिक्स। यूज ऑफ टाइम, पंचुअलिटी, टाइम स्पेंट, ये सब जो है हमारा इसमें आता है। ठीक है। हैप्टिक्स का मतलब है कि यूज ऑफ टच, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। हैप्टिक्स का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के दौरान जब ज़रूरत हो तो एक दूसरे को हम लोग टच जब करते हैं तो उसको हम लोग हैप्टिक्स बोलते हैं। साइलेंस, कम्युनिकेशन में ये भी जो है साइलेंस एक प्रकार का नॉन वर्बल प्रैक्टिस है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेटिंग, लाइटिंग, ये सब जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। ठीक है, इसको लगता है कि मैं सारी चीज़ों को बता दिया। अगर किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। द काइंड ऑफ फिक्सेशन विथ मीडियम, ऑर्डर में होना चाहिए, ये 14 के पहले होंगे, फिर 14 के पहले शिफ्ट का, फिर सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, आंसर देख के बताएंगे हम लोग। 14 का पहले होगा, फिर 13 का होगा, लास्ट में 12 का होगा। माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की संकल्पना किस रूप में की जा सकती है, ये तीनों को हम लोग ए काइंड ऑफ फिक्सेशन विथ मीडियम इट सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइज एज, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा। बताइए क्या बोल रही थी प्राची? वो आगे होगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अति माध्यमता,
इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं दिख रहा है। ये तो सिंपल है, साइबर स्पेस इज नॉर्मली कंपेयर्ड ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगोरा या खुला स्थान, इसको बिल्कुल सही है। साइबर स्पेस से मतलब कि जो खुला हुआ साइबर स्पेस है उस चीज़ को हम लोग अगोरा बोलते हैं या खुला स्थान बोलते हैं, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल है ये। पहला दिया गया कम्युनिकेटेड मीनिंग आर ऑलवेज एम्बिगियस, बिल्कुल गलत है, हमेशा वो स्टेप स्पष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वर्ड आर सिंबल्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल सही है। लेवल में बी एम्बिगियस, में बी दिया है तो ये हमारा हो सकता है। सिंबल आर यूजली अंडरस्टूड विद इन ए ग्रुप, ये भी सही है। शेयरिंग ऑफ मीनिंग इज नॉट पॉसिबल इन कम्युनिकेशन, ये जो है गलत है। शेयरिंग ऑफ मीनिंग इज नॉट पॉसिबल इन कम्युनिकेशन बिल्कुल गलत है। तो ए और ई को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ए यहाँ एलिमिनेट, ए यहाँ एलिमिनेट, ई यहाँ, इन दोनों में एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो इसका सही होगा। कितने लोगों का आया है? ओके, बहुत अच्छा, सेकेंड इसका सही होगा। कम्युनिकेशन कैन नॉट रिफ्लेक्ट द कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपुल, बिल्कुल गलत है ये। कम्युनिकेशन इज ए प्रैक्टिस इंटीग्रल टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक गलत है लेकिन दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। साइबर स्पेस इज नॉर्मली कंपेयर्ड ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। साइबर स्पेस का मतलब है कि जो साइबर की चीज़ें होती हैं और उस चीज़ को हम लोग इन चारों में से किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, स्किन के साथ कंपेयर कर नहीं सकते हैं। प्रदर्शनी कक्ष वो होता नहीं है, परिसर जो या कॉम्प्लेक्स वो होता नहीं है। साइबर स्पेस का जो जनरली मीनिंग होता है, स्पेस उसमें लगा है तो उसका मतलब स्थान हो सकता है, और साइबर का मतलब है कि वो कोई फिजिकल जगह नहीं है, वो जो है एक प्रकार का वर्चुअल प्लेस है। इसका मतलब कि वो खुला स्थान हो सकता है। इसको हम लोग साइबर स्पेस को खुले स्थान के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक प्रकार का कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी लोग अपना डाटा जो स्टोर करते हैं और समय जब 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 काम पड़ता है तो इसके साथ कम्युनिकेट करके अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आगे ये क्लियर, ये क्लियर, ये बताइए। कम्युनिकेशन इज ए सोशल प्रोसेस इन विच पीपुल यूज सिम्बल्स टू इंटरप्रिटेट मीनिंग ऑफ देयर ओन इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही लग रहा है। पीपुल एंड देयर इंटरेक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल गलत है ये। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट वन जो वो सही होगा, स्टेटमेंट टू जो है वो गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि सभी प्रकार के हाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए जो है हम सारे प्रकार के कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट या जितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं उनको फेस टू फेस कम्युनिकेशन को रेफरेंस मान के इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब ए वन डे बेस्ट सेलर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कुछ। न्यूज़पेपर, क्लियर है सबको? वन डे बेस्ट सेलर, न्यूज़पेपर जो एक दिन के लिए आता है, एक दिन के बाद उसका जो है कोई यूज नहीं होता, लेकिन ये वो एक दिन में वो बहुत ज़्यादा बिकता है, तो इसलिए उसको जो है हम लोग फॉलोइंग मीडिया ऑफन डिस्क्राइब एज वन डे बेस्ट सेलर न्यूज़पेपर को ही बता सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे तो ग्रिड का रिट्रोलिकर कम्युनिकेशन एम्फेसाइज ऑन द रिलेशन एलिमेंट ऑफ ऑप्शन नंबर 4 डिलेड फीडबैक जो है कहीं किसी कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में नहीं है, वो हिंदुज़म हो या बुद्धिज़्म हो या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो, डिलेड फीडबैक नहीं है। लोअर क्लास ऑफ लैंग्वेज किसी कम्युनिकेशन में यूज नहीं किया जाता है, सभी लोग अपने कम्युनिकेशन में जो है सबसे बेहतरीन जो लैंग्वेज होता है उसी को यूज करते हैं। लोगोज, इथोस एंड पैथोज, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो शुभंकर लोकाचार करुण भाव, हाँ उससे भी हो सकता है, ग्रीक फिलोसफी के वर्ड उसी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही होगा। इसका बताइए क्या सही किया आप लोगों ने। व्हेन ए पैसिव डिफेंस सिस्टम आर इनकरेज द डिफेंसिव रिस्पॉन्स विल रेसिस्ट एटीट्यूडनल चेंज इफ वी अप्लाई द इनोकैकुलेशन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो वन जो है हमको सही लग रहा है, बोला जा रहा है कि यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया विवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। बिल्कुल सही है। सेकेंड जो दिया गया कि मजबूत तर्क प्राप्तकर्ता के प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करेगी, ये जो है गलत है। इस एक प्रकार के कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जा रहा है जिसको हम लोग संचारण संप्रेषण सिद्धांत बोलते हैं, इनोकुलेशन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। इनोकुलेशन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, तब तक अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। इसका क्या लगाया आप लोगों ने? ओके इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिटेल से देखेंगे अच्छे से, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा। इनोकुलेशन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब, इसका मतलब कि टीकाकरण सिद्धांत भी बोलते हैं। टीकाकरण का मतलब है कि जनरली एक जनरल मीनिंग देखें तो कुछ ऐसे वोकैब के यूज को हम लोग प्रतिबंधित कर देते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह में कुछ वर्ड्स का यूज हमें प्रतिबंधित देखने को मिलता है कई बार। क्या बोल रहे हैं प्राची? मैं अभी बता ही रहा था कि इनोकुलेशन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि टीकाकरण सिद्धांत इसको बोलते हैं। टीकाकरण का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स के यूज को हम लोग, आवाज़ क्लियर जा रही है ना? सबको या प्राची बस आपको ही, और सारे लोगों को? इसको हम लोग कल देखेंगे अच्छे से, ठीक है? अभी आज क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है देखा जाए, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ओके, इसका अगर देखें ध्यान से तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कथन 2 का ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही है। फीडबैक जब कोई बच्चा देता है तो बाद में थोड़ा सा डिस्कस करता है, अपने दोस्तों से पूछता है कि यार
मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो एक प्रकार का वो है कि कैन लेटर क्रिटिक देयर ओन कम्युनिकेशन कंपिस्टेंस आउटसाइड द क्लासरूम, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कम्युनिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर टू बेटर द कम्युनिकेशन कंपिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही होंगे हमारे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है कि द प्रोसेस विच ए मैसेज ट्रांसमिटेड बाय सम फ्रॉम टू मीडियम इन आइडेंटिफाई इज, बिल्कुल सही है, मीडिएट इसको बोलते हैं, माध्यस्थ बोलते हैं। वही है, मीडियम का जो काम होता है उसको मीडिएट बोलते हैं, कि दो मैसेज को एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में ये जो है मध्यस्थता का काम करता है मीडियम, इसी चीज़ को हम लोग मीडिएट बोलते हैं, मीडिएट, ठीक है। थर्ड इसका बिल्कुल सही था। एनालॉग मीडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एनालॉग मीडिया पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया है कि एक पर किस लिनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। तो एनालॉग मीडिया जो होता है वो लिनियर होता है, इसमें फीडबैक की कोई जिम्मेदारी जो है नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका सही होगा, बिल्कुल सही है। आगे की वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पॉली डायरेक्शनलिटी होगी कि यूनी डायरेक्शनलिटी होगी? कोई कम्युनिकेशन बहु दिशात्मक होती है वो अच्छा होगा या एक दिशात्मक होगी वो अच्छा होगा? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा। बाकी इसमें दो चीज़ सही है, ये क्या नाम है, ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग एंड मैसेज ऑफ सेंटर्डनेस। सी एंड डी कितने में है? सी एंड डी केवल एक में है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही होना चाहिए। नहीं, यहाँ उसका उस टाइप का मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ऐसे है कि आप किसी से बात कर रही हैं तो जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ ही बात करें, तो वो यूनी डायरेक्शनल हो गया कि एक दिशा में केवल बात कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि अरे यार तुम बहस का दिशा भटका रहे हो, तो वो जो है मल्टी डायरेक्शनलिटी होती है कि एक ही बार में कई सारे टॉपिक्स के ऊपर या कई सारे दिशा में अगर हम लोग बात करने लगते हैं तो वो होता है। तो यूनी डायरेक्शनली इस सिचुएशन में अच्छा होगा कि मल्टी डायरेक्शनलिटी। उस हिसाब से बी सी डी जो है वो तीनों सही होगा, ठीक है। सोनाली आपने क्या लगाया था? अभी क्लियर हुआ? बाकी इसमें दो तो बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग एकदम होगा, मैसेज सेंटरनेट्स ये भी एकदम होगा, फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग ये नहीं होती है किसी भी कॉन्सेप्ट में जो फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग नहीं होगी। जैसे कि जो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग है मैसेज का वो हमेशा लॉजिकल ही होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ये नहीं कि हम पहले लिख दें कि तुम कैसे हो, उसके बाद बोलें हेलो, ये नहीं होगा, कहीं भी फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग नहीं होगी। तो ई को अगर हम लोग एलिमिनेट करते तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता, और देख लेते फिर बाद में थोड़ा सा। तो इस हिसाब से बी सी डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। बताइए प्रभा। किसी से बात करते समय एक ही समय में जो कई सारी बातों को उठाना या बातचीत को जो है कई सारी दिशाओं में भटकाना, ये होता है पॉली डायरेक्शनलिटी।
या यूनि डायरेक्शन का मतलब है कि जो हमारा कम्युनिकेशन करने का जो टारगेट है या जो हमारा पर्पज है उसके तरफ बस अपनी बातचीत को बढ़ाना, ये यूनि डायरेक्शनलिटी होता है। पॉली डायरेक्शनलिटी का मतलब है कि एक ही साथ में मल्टीपल डायरेक्शन में जो है बात करना, तो वो जो है निगेटिव, नकारात्मक चीज़ होती है। एक दिशात्मक बातचीत जो होती है वो बिल्कुल सही होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि इसमें बताइए, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हैज बिकम मास कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल सही लग रहा है। विद द अराइवल ऑफ सैटेलाइट्स एंड कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन हैज बिकम मोर इफिशिएंट कॉम्प्लेक्स देन एवर मोर। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कितने लोगों ने लगाया है? ओके, बहुत अच्छा। Environmental communication include human representation of nature. For the purpose of promoting environmental communication, only mainstream conventional media should be employed. फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही है। ओनली मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। जितने भी स्ट्रीम की मीडिया हैं, चाहे मेन स्ट्रीम की हो या पिछड़े वर्ग की हो, वो सारी जो है एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। यह भी बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इन द हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉर्म एज एन, बताइए। एथिकल बेसिस पे जो है, ठीक है, हिंदू और बुद्धिज्म वाले जितने दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो एथिकल बेसिस पे अपने सारे डायरेक्शंस को जो है तय करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे थोड़ा सा। पैराडॉक्सियल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड इन ए कम्युनिकेशन इन्वायरमेंटल रिजल्ट इन। पैराडॉक्सियल, विरोधाभासी संबंध। पैराडॉक्सियल का एक देखा जाए कि अगर अपने आप शरीर और मन के बीच में, अगर आपका संबंध अच्छा नहीं होगा, विरोधाभासी होगा, तो आपका पैरा लैंग्वेज, मतलब कि जो बॉडी लैंग्वेज है और जो आपके लैंग्वेज है, उनके बीच में कोई संबंध अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये जो है आपके प्रयास का कारण बनेगा, आप जो है इसके वजह से मजाक उड़ाए जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रयास इसको बोलते हैं, ह्यूमर। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर जहाँ समझ में चीज़ें नहीं आती हैं तो हिंदी का सहारा जो है लिया जा सकता है। जस्ट एक क्वेश्चन नीचे ही होता है तो बदल सकते हैं हम लोग। पैराडॉक्सियल रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। पैराडॉक्सियल का मतलब होता है विरोधाभासी, ये हम लोग याद रखेंगे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते कुछ और हैं, बात कर रहे हैं हंसने वाली और लगते हैं रोने, या बात कर रहे हैं शांति भाव वाली और उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन जो है गुस्से वाला है। तो ये जो है उनके मजाक का कारण बनता है, ह्यूमर या परिहास या विनोद का कारण बनता है उनके। तो इसी चीज़ को यहाँ बोला गया कि हमारे जो शरीर और मन के बीच में जो है संबंध विरोधाभासी होने से हमारा परिहास या मजाक, या हम जो है मजाक के कारण बन सकते हैं। ठीक है, बताइए
आगे बढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग आर द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ डायलॉगिक कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू रिचर्ड जॉनसन। रिचर्ड जॉनसन के द्वारा बोला गया है, लेकिन रिचर्ड जॉनसन को भूल जाइए हम लोग और देखेंगे कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। CDE। और कोई? ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका सही होगा, CDE जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम क्या एक सीख ले सकते हैं कि ये रिचर्ड जॉनसन वगैरह जो है ये हमको बस थोड़ा सा गुमराह करने के लिए दिया जा सकता है। इनका कोई एक कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिल जाता है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, या कोई ऐसा मॉडल जो है हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उस समय जो इसमें मेन चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी कि इस इनिशियल कंपोनेंट ऑफ डायलॉजिक कम्युनिकेशन, इसके कौन कौन से फैक्टर जो है हो सकते हैं, तो उसको हम लोग खोजेंगे और देखेंगे कि पहला है कि सुखद अभिवादन का दिखावा करना, ये जो है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए इनिशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता है। दूसरा है कि दूसरे के प्रति स्वतत्वबोधक आत्मीयता, मतलब कि पोसेसिव वार्मथ फॉर अदर्स, ये भी जो है निगेटिव पॉइंट है। किसी को जो है इसका अगर देखा जाए कि प्रति स्वतत्वबोधक आत्मीयता, इसको मैं बाद में डिसाइड करूंगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। पोसेसिव वार्मथ फॉर अदर्स, बाकी एक, हाँ हद से ज़्यादा जो है उसके ऊपर हाँ पॉजिटिव होना, इस चीज़ को यहाँ देखा जा सकता है। तो ये भी जो नेगेटिव में देखा जाता है, ये इनिशियल कंपोनेंट नहीं है। दूसरा है कि तद्भौतिक बोध, एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, एम्पैथिक का तो बिल्कुल सही है। स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल इक्वलिटी, ये भी जो है बिल्कुल बात सही है। पॉजिटिव रिगार्ड टू अदर, ये तीनों बात जो है हमको सही लग रही है। ये दोनों जो है निगेटिव पॉइंट्स जो है दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड होगा CDE। ओके, आगे कि द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्टडी अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन जो है पूरे पेपर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ए और बी को हम लोग वो कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ए जो है यहाँ तीनों में एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 3 में जो है लिंग्विस्टिक, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन तीनों में जो है हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में कैसे करते हैं, मनुष्य जो है देखते हैं कि हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह जब देखते हैं तो वहाँ गुफा पे कोई फिगर वगैरह अगर बना है तो वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन का माध्यम ही हम लोग सोचते हैं, ठीक है। वो चीज़ एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी में किसी के मन की बात या मन की भाषा को पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। लिंग्विस्टिक तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन तीनों जो है सही होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो एवरी कम्युनिकेशन कंटेंट एलिमेंट ऑफ बोथ कंटेंट एंड रिलेशनशिप, ये सही लग रहा है। आई बिहेवियर प्रोवाइड्स मेटा कॉग्निटिव क्यूज, ये भी जो है बिल्कुल सही लग रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों सही होगा, ठीक है। क्लियर सबको? आगे है कि एनालॉग मीडिया। एनालॉग मीडिया फिर से आया। एनालॉग मीडिया मैंने बताया था कि क्या लगा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो एक टाइप का एनालॉग मीडिया होता था जिसमें मैकेनिकल, फिजिकल या नॉन डिजिटल चीज़ों का यूज किया जाता है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती थी, जो कैसेट वगैरह रिकॉर्ड किया जाता था, तो वो एक प्रकार का एनालॉग मीडिया के तहत जो है किया जाता था, ठीक है। बिल्कुल सही है।
ऑटोमेशन एलिमेंट्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया है इनेबल टू जनरेशन ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है। इससे जो है बहुत सिंपल है, यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा जाता है ऑटोमेशन एलिमेंट्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया के द्वारा। ये हम लोगों ने आईसीटी में भी पढ़ा है और कम्युनिकेशन में भी देखा था डिजिटल मीडिया के थ्रू। ठीक है, क्लियर है सबको? सोनाली आपका सही हुआ ये? ओके, बाकी लोग प्रभा, ओके बहुत अच्छा। सोनी और स्वदेश, आप लोगों ने देखा था इसको? ओके बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन लिमिटेड क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है। ऑनलाइन मीडिया के पास कोई भी कंटेंट जो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, वास्ट है। तो इस हिसाब से ये कभी भी नहीं होगा। अनलिमिटेड होता तो ये हो सकता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ दो टर्म हम लोग देखेंगे, एक है डिनोटेशन और एक है कैनोटेशन। कोई मतलब बता सकता है दोनों का क्या मतलब होता है? इसका कौन सा आंसर होगा तब? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। डिनोटेशन और कनेटोशन का मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं बोलता हूँ किसी से कि तुम एकदम शेर हो, ठीक है, तुम एकदम शेर हो। तो यहाँ शेर वर्ड जो है, शेर का जो पहला मतलब हम लोग समझेंगे कि एक 4 पैर का जंतु होता है जो मांस या जंगल का राजा होता है। एक वर्ड ये है जो शेर वर्ड को सुनने के बाद ही हमको पता चल जाता है कि तुम शेर हो। उसका जो मुख्य अर्थ है उसको हम लोग डिनोटेशन बोलते हैं, कि जिसको डिनोट करने के लिए लिखा गया है वो डिनोटेशन होता है। कैनोटेशन का मतलब है कि तुम शेर हो, तुम शेर हो, इसका मतलब कि मैं शेर से तुमको क्या बोलना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। तो कोई भी ऐसा मतलब हो जो किसी अर्थ के अंदर जो है छुपा होता है तो उसको हम लोग कैनोटेशन बोलते हैं, जैसा कि प्राची ने बताया। ठीक है, जैसे कि रोज या गुलाब, मैं तुम्हें गुलाब दूंगा, इसका मतलब है कि या तो मैं तुमको एक कोई फूल दूंगा जो लाल कलर का होता है, या दूसरा मतलब हम लोग लिखाते था कि मैं अगर तुम्हें गुलाब दूंगा तो इसका मतलब कि मैं तुम्हें एक प्यार का जो है प्रतीक ऐसा कुछ देना चाहता हूँ। उसी तरीके से बहुत सारा है कि कबूतर, सफ़ेद कबूतर, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सफ़ेद कबूतर उड़ाया। सफ़ेद कबूतर का मतलब है कि एक, इसका मतलब यह है कि एक उन्होंने एक पंछी जो सफ़ेद था उसको उड़ा दिया। दूसरा इसका जो कैनोटेशन होगा कि सफ़ेद कबूतर उड़ाने का मतलब है कि वो कि लोगों से शांति के लिए अपील कर रहे हैं, शांति का प्रतीक होता है कबूतर। तो ये क्लियर हुआ सबको, डिनोटेशन और कैनोटेशन? ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा संप्रेषण में अंत संकेतन का जो है क्रम है, तो मुख्यार्थ, उसके बाद संप्रेतार्थ, उसके बाद मिथक। मिथक का मतलब है कि कोई शब्द लिखा गया उसका हम कोई झूठ का मतलब निकाल ले रहे हैं, वो भी जो एक प्रकार का अर्थ संकेतन का ही काम है। ठीक है,
आगे है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज लिंक टू द सोशल लर्निंग इन टर्म्स ऑफ हाउ। ये भी बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन जो है पहला है कि पावर अटेंड, ये बिल्कुल सही होगा। सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी लेफ्ट आउट द मेन स्ट्रीम। सोशल सिस्टम ऑफ इग्नोर्ड। पावर इज यूज टू मिस यूज, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड, ये भी बिल्कुल सही है। बी एंड सी जो है नहीं होगा, ए डी ई जो इसका हमको सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे कि नॉट एवरी मीडियम हैज ओन ग्रामर, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी मीडियम होते हैं उनका एक अपना ग्रामर होता है। ईच मीडिया ग्रामर है इन्वॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस टू चेंज। अगर देखिए इसको हम इन्हीं दो क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट के साथ अगर करते तो या तो ये गलत होता या तो ये गलत होता, क्योंकि इसमें वही चीज़ को उल्टा करके रखा गया कि अगर किसी मीडिया का अपना ग्रामर नहीं होता है तो वो फिर ओवर द टाइम कंटिन्यूस एंड चेंज क्यों होगा। तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है ज़्यादा गलत होने का चांस है और ये वाला जो है सही होने का चांस है। तो कोई भी मीडियम हम लोग जब यूज करते हैं उसका अपना एक अपना ग्रामर होता है और जो समय के साथ साथ उसमें हम लोग कंटिन्यूस चेंज और इम्प्रूवमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो है वो 2 जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन संप्रेषण संचार, जॉन लॉक जो है ये इसके, ओके बहुत अच्छा। सेमोन्टिक्स, सेमी सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स का मतलब कोई बताएगा? हाँ, संकेतक को अध्ययन को हम लोग सेमियोटिक्स बोलते हैं। इसका जो है फाउंडर जो थे जॉन लॉक थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इंडियन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रलिटी, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल है। फोर्थ क्यों? कैथ लैंग्वेज ही सही होगा, इसका सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा। कैथरसिस के बारे में मैंने शायद बताया था क्या किसी दिन? कैथरसिस का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग फीलिंग्स, अपने अंदर के फीलिंग्स को दर्शाने के का जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कैथरसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका नहीं होगा, इसमें इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा। भाषा जो है इंडियन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट में जो है भाषा जो है बीच में रखा जाता है, सबसे सेंटर में जो है भाषा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया किस भाषा में दिया, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा किस भाषा में दिया, कहाँ दिया, किस भाषा में दिया। तो इंडियन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट में जो है सबसे सेंटर में भाषा को रखा जाता है, लैंग्वेज को रखा जाता है, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन विथ टाइम एज द पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको, क्रोनोमिक्स। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ये भी मैं अभी आज ही की क्लास में बताया था कि फिजिकल इन्वायरमेंट, स्माइलिंग फेस जो है फिजिकल इन्वायरमेंट है।
मेडोलियस वाइफ जो फिजिकल इन्वायरमेंट है दोनों नहीं होगा, टेम्परेचर, लाइटिंग एंड लाउड नॉइस, ये तीनों जो है फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही होगा। पीडीएफ देखिएगा आप लोग, वहाँ जो है दोनों इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, एवरी कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ कंटेंट एंड रिलेशनशिप, ये मुझे लग रहा है कि रिपीट किया गया 2 शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ जो ये वाला नहीं सही होगा, ये वाला जो है सही होगा। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही होगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने 3 शिफ्ट के 3 दिन के 2-2 शिफ्ट के क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा। अब क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बन रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। बताइए कैसा लग रहा है, बन रहा है क्वेश्चन या नहीं बन रहा है? ठीक है, बाकी जिन लोगों ने नहीं लगाया होगा, कॉमन सेंस बेस्ट तो है ही। आईसीटी बेस्ट आपके कॉमन सेंस पे इसलिए नहीं क्योंकि आईसीटी का यूज आप उतना ज़्यादा नहीं कर रही हैं। जो उसका यूज अच्छा खासा कर रहा है उसके लिए वो कॉमन बेस्ट है। कम्युनिकेशन आप अच्छा खासा अपने लाइफ में यूज कर रही हैं तो ओके। तो बाकी जो बचे हुए जितने पेपर हैं, जितने भी पेपर ग्रुप में, सबके क्वेश्चन जो है आप 16 से लेकर 20 तक ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो इसका स्क्रीनशॉट हमें भेजिएगा, जो है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भेज दूंगा, मेरे पास आंसर की है। और कल जो है हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक सरसरी निगाह से ही बस कि की टर्म्स वगैरह जानने के लिए मैं वो भी भेज दूंगा आपको। 12th की बायोलॉजी की बुक के लास्ट के 3 चैप्टर हम लोग को पढ़ने होंगे। ठीक है, बहुत कम पेज हैं, तीनों चैप्टर मिला के बहुत होंगे, तो हमको लग रहा है कि 30 पेज तक मैक्सिमम होंगे। ट्वेल्थ के बायोलॉजी की लास्ट के 3 चैप्टर। बाकी वैसे मेरा जो नोट्स अच्छा सा बना हुआ है उसी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं इन्वायरमेंट का, जो आपको फर्दर और सारे एग्जाम्स में भी काम आएगा, तो आप कोशिश करिए कि कल शाम की क्लास से पहले 12th के बायोलॉजी के 3 चैप्टर जो है एकदम डीपली नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन वाइज नहीं पढ़ना है, बस एक सरसरी निगाह से हम लोग अच्छे से देख लेंगे कि कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं, उसका क्या जो है मतलब होता है। जैसे कि आपको वहाँ एक बायोटिक टर्म मिलेगा, ए बायोटिक टर्म मिलेगा, और माइक्रो बायोलॉजी या माइक्रो एकोटिक, ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इन सब टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, कल जो है हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट का लगभग 4-5 क्लास तो लगेगा ये अच्छे से समझने में, 2-2 घंटे का। कल 8 से 10 क्लास होगी, और टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिया है दे दीजिएगा। उसका जो है कल अगर देखते हैं तो डिस्कशन कल दोपहर में रख लिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास।